आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे एसिडिटी की। एसिडिटी ऐसी समस्या है जो हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को हिला देती है। आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता जा रहा है। गलत लाइफस्टाइल का असर हमारे पेट पर भी होता है। अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर खाना नहीं खाते हैं तो भी एसिडिटी का शिकार हो सकते हैं। पेट में गैस बनना, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्या इतनी आम हो गई है कि हर तीसरा व्यक्ति इससे परेशान है। ऑयली, तला भुना खाना, तीखा मसालेदार खाना, देर रात तक जागना, पानी बहुत कम पीना, गुस्सा और स्ट्रेस लेना, इनएक्टिव रहना पेट में गैस बनने के अहम रीजन होते हैं। हमारे पेट में कई बीमारियां हैं जो हमारे ही खाने से अपने खाने खाते हैं और इसे पचाने के दौरान गैस भी बनती है। एसिडिटी में पेट दर्द, बेचैनी, खट्टी डकार, सीने में दर्द, ये सब कुछ होता है। अगर आपको भी एसिडिटी की समस्या हो रही है तो आप इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी ये लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। हमारे नंबर जो है वो स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। अगर आपको एसिडिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं, हमारे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। अब आप ये समझिए कि अगर किसी को एसिडिटी होती है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब एसिडिटी होती है आपकी बॉडी में तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा, आपको बेचैनी होने लगेगी, आपको वॉमिटिंग फील होगी और हो सकता है कि आप वॉमिटिंग कर भी दें। पेट आपका भरा हुआ लगेगा, आपका मन घबराएगा, आपका जी मचलने लगेगा, आपकी जो बर्ब्स होंगी वो शोर होंगी, पेट में ऐंठन होगी, आपको सीने में दर्द होगा, सीने में जलन एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है एसिडिटी का। पेट में भी आपको जलन महसूस होती है, पेट फूलना जिसे ब्लोटिंग भी कहा जाता है, आपको भूख नहीं लगेगी, आपके सिर में दर्द होगा, आपको हिकअप्स आते रहेंगे, आपके सीने में दर्द होता रहेगा। आप अगर कुछ खा रहे हैं तो उसको निगलने में आपको कठिनाई हो सकती है। आपके मुंह में बार बार एक खट्टा सा लिक्विड आता रहेगा। ये तमाम वो जो सिम्टम्स हैं वो है। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर संजय खन्ना हैं, डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के, वो जुड़ गए हैं। सीधा डॉक्टर संजय खन्ना का रुख करते हैं। डॉक्टर संजय खन्ना, वेलकम ऑन आवर शो सर। एसिडिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सर, और एसिडिटी हर एज ग्रुप में होती है, इसका कोई एज ग्रुप ही नहीं होता है। क्या वजह है जो एसिडिटी होती है और एसिडिटी का समाधान क्या है? थैंक यू फॉर द इनवाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। एसिडिटी का मतलब जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो कई सिम्टम्स बता सकते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनको हार्ट बर्न हो रहा है, जैसे छाती में जलन होना या मुंह में कड़वा खट्टा पानी आना, या कुछ लोगों को पेट में हल्का सा दुखन होना या जलन होना। ये सारे फीचर्स एसिडिटी के हो सकते हैं। इसके कारण यंग एज में अलग होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसके कारण अलग हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों में हमारा अच्छा रहन सहन या खाना पीना ना होना होता है। अगर हम ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें लें, एसिडिक चीज़ें लें, सिगरेट या स्मोकिंग ज़्यादा करें और हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो तो ये सारे फीचर्स उसमें हो सकते हैं। और ये सिम्टम्स दूर करने के लिए तो सबसे पहले एक अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा खाना पीना करने की ज़रूरत होती है हमें। बिल्कुल, अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा खाना पीना के साथ साथ कई और चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है। डॉक्टर कपिल शर्मा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर कपिल। डॉक्टर कपिल, हम एसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हमारे डेली रूटीन में वो कौन से डाइट होने चाहिए जो हमें एसिडिटी को प्रिवेंट कर सकता है? एसिड देखो, स्टोमक यानी अमाशय में नॉर्मली बनता है। ये यदि एसिड अमाशय तक रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये एसिड आहार नाल में आने लगता है। आहार नाल की अंदर की परत डेलिकेट होती है, ओवर सेंसिटिव होती है। इसकी वजह से पेशेंट को हार्ट बर्न यानी छाती में जलन होती है। और कभी कभी ये एसिड इतना ज़्यादा होता है कि पेट के अंदर की जो परत होती है म्यूकस मेम्ब्रेन को हिट करके वहाँ की अंदर की जो त्वचा है उस पर नुकसान हो जाता है, वहाँ अल्सर बन जाते हैं। उसकी वजह से पेट में भी जलन होने लगती है। तो एसिड के लिए सबसे पहले तो आपको फूड पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो एसिडिक फूड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एसिड इंक्रीज करते हैं। कोला ड्रिंक, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। कभी कभी पेट में एक एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से अंदर की परत में ब्रीच हो जाता है। एसिड आपका नॉर्मल भी बन रहा है लेकिन आपको सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। तो आपको खान पान में ध्यान रखना है। टी कॉफ़ी को अवॉइड करना है, कोला ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना और खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना।
ठीक है, हमारे साथ एक इस कॉलर जुड़ गए हैं जिनका सवाल होगा। रोहित जी हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। सर प्लीज अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा। रोहित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। आप अपना सवाल रख सकते हैं रोहित जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका सवाल। सुबह में बहुत ज्यादा गैस होता है और बहुत खट्टा खट्टा डकार आता है। अच्छा। तो, बहुत ज्यादा सीने में भी जलन होता है। खट्टा का ब्रश करने के बाद बहुत ज्यादा ही पेट में जलन और सीना में भी जलन होता है। ठीक है डॉक्टर संजय, आपने सुना होगा सुबह सुबह खाली पेट ब्रश करने के साथ ही सीने में जलन होती है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है। क्या वजह है, क्या समाधान हो सकता है डॉक्टर संजय? इसे आम भाषा में बोले तो एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स या तो जैसे डॉक्टर कपिल ने भी बताया और मैंने भी पहले बोला, अधिक एसिड चीजें खाने से या मिर्ची या कॉफी चाय या स्मोकिंग अल्कोहल से होता है। बट जो भी है, हमें खाने पीने की तरफ तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन साथ में अगर ये बीमारी लंबी है, तकलीफ लंबी है, तो इसके समाधान के लिए सिर्फ डाइट ही नहीं, हमारे को कुछ जांचों के बावजूद भी ये चीजें परसिस्ट करती हैं, इसको भी कहते हैं, और उसकी जरूरत पड़ पाएगी इनको। तो सबसे पहले तो अपना खाना पीना ठीक करना है, और अगर फिर भी सिम्टम्स रहते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलके एसिड को कम करने की दवाइयां लेनी पड़ेंगी। ठीक है डॉक्टर कपिल शर्मा, प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि आप देखिए प्रेगनेंसी में तो खाना नॉर्मल टाइम से ज़्यादा ही बेहतर रहता है, फिर ऐसा क्यों होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी की इतनी प्रॉब्लम आती है, और क्या किया जा सकता है उसके लिए? प्रेगनेंसी और मोटापा में पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। जब भी कोई प्रेशर बढ़ेगा तो कोई भी चीज़ जहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है उससे कम प्रेशर की तरफ जाती है। तो ये पेट का जो नॉर्मल एसिड है, ये है फिर ईसोफेगस में आने लगता है। इससे पेशेंट को हार्टबर्न की शिकायत हो सकती है। मोटापा में कभी कभी जो वाल के आसपास फैट एक्सेस डिपॉजिट हो जाता है और वाल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स है तो इसके साथ साथ जैसे आपको बताया, खान पान में कुछ परहेज के साथ साथ हमको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी है। जैसे कम कम खाना, बार बार खाना खाने के बाद में तुरंत नहीं लेटना, राइट करवट में नहीं सोना। राइट करवट में सोते हैं तो सीधा स्टोमक का जो फ्लो है इसोफेगस में जाता है, उसकी वजह से एसिड के सिम्टम्स ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, कार्तिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर है। कार्तिक जी, अपना सवाल रख सकते हैं। प्लीज टीवी को म्यूट कर लीजिएगा सर। ओके। हेलो जी कार्तिक जी, आपका सवाल। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे ना अभी 2 महीने से लगातार एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही थी। उसकी वजह से मेरे को एसिड रिफ्लक्स भी बहुत रहा और बीच में ब्लोटिंग का भी इशू था। उसकी वजह से मेरे को ना अभी डॉक्टरों ने गॉल ब्लैडर में स्टोन बताए हैं, तो उसके लिए सवाल पूछना था कि इसका इलाज क्या हो सकता है आगे। डॉक्टर कपिल, आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर में इनको स्टोन है, 2 महीने से एसिडिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या करना चाहिए इनको? क्या सर्जरी करानी चाहिए गॉल ब्लैडर के स्टोन की, या क्या समाधान हो सकता है? यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसका एक टिपिकल पेन होता है, इसको हम बिलियरी कोलिक बोलते हैं। उससे ऐसा नहीं है कि आपको एसिड ज़्यादा बन सकता है। इस दर्द को समझना होगा। ये दर्द पेट के राइट एंड ऊपरी सिरे में हो सकता है। ये दर्द लगातार बना सकता है 3 से 6 घंटे तक। ये दर्द राइट शोल्डर में जा सकता है और पेट में फैल सकता है। इसके साथ साथ में पेशेंट को कभी कभी उल्टी भी होती है। यदि ये सारी तकलीफ हैं तो तुरंत गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो गॉल ब्लैडर में स्टोन एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है और उसके साथ साथ में पेशेंट को इंडाइजेशन और एसिडिटी और डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेट में भारीपन, जलन, पेट में दर्द और जो बाउल हैबिट है उसमें परिवर्तन। तो ये गॉल स्टोन से नया जुड़कर एक पेट में जो बीमारी होती है इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया और आईबीएस, उससे जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके बाद भी नहीं जा रहे तो हमें कुछ टेस्ट करने चाहिए, एलएफटी वगैरह। यदि वो अबनॉर्मल है और ये दर्द बार बार हो रहा है तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना चाहिए। देखो, गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो कोई दवाई से नहीं जा सकता। उसका सिर्फ एक मात्र सॉल्यूशन है, वो है गॉल ब्लैडर की सर्जरी, जो कि लेप्रोस्कोपी द्वारा की जा सकती है। लेकिन ये है कि आपको जिसको दर्द हो रहा है उसी में चांसेज होते हैं कि गॉल ब्लैडर से स्टोन से जो भी कॉम्प्लिकेशन हो। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन आती है, पहले आपको ये बताती है कि उस पहले दर्द होता है, उसके बाद ही कॉम्प्लिकेशन आती है। तो जो दर्द है गॉल ब्लैडर का, उसको नजरअंदाज नहीं करना है और उसका तुरंत ट्रीटमेंट करना है।
ठीक है, ओके। आई होप कार्तिक जी को उनका जवाब मिल गया होगा। अच्छा डॉक्टर कपिल, मैं ये भी समझना चाहूँगी, गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या स्टोन रिमूवल होता है या गॉल ब्लैडर का रिमूवल होता है? क्या इसके रिपरकशन होते हैं आने वाले वक्त में? क्या कोई इम्यूनिटी में डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, या इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है, या डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है? जो गॉल ब्लैडर के स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनते हैं। जो यदि गॉल ब्लैडर में जो पित्त का बहाव वो स्लो हो जाता है या जो कोलेस्ट्रॉल है वो सुपर सेचुरेट हो जाता है, इससे ये स्टोन बनते हैं। और गॉल ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थैली होती है। तब जब गॉल ब्लैडर में स्टोन को ट्रीटमेंट करने का मतलब है पूरी गॉल ब्लैडर की थैली को बाहर निकाल देना, जो कि लेप्रोस्कोपी की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। बॉडी के अंदर गॉल ब्लैडर का जो काम है सिर्फ वो पित्त को स्टोर करना होता है। यदि गॉल ब्लैडर जब निकल जाता है तो ये पित्त में स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो पेशेंट बोलते हैं कि हमें गॉल ब्लैडर निकल गया तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ये जो बाइल का जो इसका काम है वो इंटेस्टाइन करने लगती है। और ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, एक सर्जरी है जो आसानी से की जा सकती है। और उसके द्वारा गॉल ब्लैडर में कितने भी बड़े स्टोन हो, कितने सारे स्टोन हो, नंबर्स मैटर नहीं करते। और गॉल ब्लैडर में जब स्टोन होता है, तकलीफ होती है, तो उसके लिए गॉल ब्लैडर को ही निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि डेली रूटीन में, जैसे कि डॉक्टर कपिल अभी इस बात पर जोर दे रहे थे कि टी, कॉफ़ी, कोक नहीं लेनी चाहिए। जो लोग ऑयली खाना खाते हैं, जो लोग समोसे खा रहे होते हैं, अमूमन जिनके घर में मसालेदार खाना बनता है, वो क्या चीज़ें करें जो वो एसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या खाने में ज़्यादा मसाले होने ही नहीं चाहिए? क्या लोगों का जो डेली रूटीन का खाना होता है उसमें हम ज़्यादा मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए? दो चीज़ें हैं। एक तो क्या पेशेंट को कोई सिम्टम्स हैं, जो भी खाना घर में खाते हैं, चाहे वो मिर्चों वाला है, चाहे ज़्यादा एसिड वाला है, या उसके बगैर सब कुछ करने के बावजूद भी सिम्टम्स नहीं है। आइडली तो मसाले कम होने चाहिए। वी शुड नॉट वेट कि सिम्टम्स आएँ और हम फिर उसके बाद परहेज़ करना शुरू करें। खाना हमारा बिल्कुल कोशिश करके कम मसालेदार होना चाहिए, कम मिर्ची वाला होना चाहिए। कोक जितना कम रखें उतना बढ़िया है। इरिटेड ड्रिंक से एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, ये प्रूवन है। चाय कॉफ़ी की मात्रा बैलेंस होनी चाहिए, ज़ीरो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें एसिड रिफ्लक्स को इंक्रीज़ करती हैं। इससे, जैसे डॉक्टर कपिल ने भी एक बारी बताया कि फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक रिंग होता है, छल्ला होता है, वो वाल्व थोड़ा ढीला पड़ जाता है और उससे एसिड रिफ्लक्स और पेट में एसिड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि मसालेदार चीज़ें कम होनी चाहिए। दूसरा, ठीक। फैट का सेवन भी कम होना चाहिए, बिकॉज़ फैट जितना ज़्यादा खाने में होता है उतना पेट को उसको पचाने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और उतना ज़्यादा टाइम खाना पेट में रहता है, तो उतना एसिड प्रोडक्शन उससे भी बढ़ता है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, रणवीर जी हैं। रणवीर जी, अपना सवाल रख सकते हैं आप। सर प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिएगा। मैम हमारे को, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। मैम मेरे को बार बार पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। किस चीज़ दवाई लेने के बाद ठीक होता है, फिर बार बार हो जाता है। किस चीज़ का इन्फेक्शन? सर टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा, आपका सवाल नहीं सही से सुन पा रहे। किस चीज़ का इन्फेक्शन होता है रणवीर जी आपको? मेरे को पेट में इन्फेक्शन होता है, पेट में दर्द होता है मेरे में। अच्छा। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी आंतें कमजोर हैं। डॉक्टर कपिल, आपने सुना होगा पेट में इनको इन्फेक्शन होता रहता होगा, इंटेस्टाइन कमज़ोर हैं, पेट में दर्द होता रहता है, क्या समाधान है? पेट में दर्द और इंटेस्टाइन कमजोर बोल सकते हैं, या दूसरे जो बेटर वर्ड है वो है सेंसिटिव। इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक आंतों की ऐसी बीमारी जिसमें आंतें ओवर सेंसिटिव हो जाती है। वो इनर स्टिमुलाई और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, जैसे आप कुछ बाहर से खाते हैं और पेट के जो अंदर के बैक्टीरिया हैं इसको स्टिमुलेट करते रहते हैं, इसकी वजह से पेट में दर्द होता है। और ये दर्द बाउल हैबिट में चेंज करता है। जैसे जब दर्द होगा तो हो सकता है उसको कब्ज हो या लूज मोशन हो, और कभी कभी उल्टा भी होता है। जब दर्द होता है, मोशन हो जाने के बाद में वो दर्द गायब हो जाता है और ये लंबे टाइम तक बनी रहे, तो ये बीमारी होती है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको लेबल करने से पहले इससे मिलती जुलती सारी बीमारी हमें कुछ टेस्ट करके हटानी पड़ती है, उसके बाद ही इस डायग्नोसिस को लेबल किया जाता है। यदि आपको पेट में लगातार दर्द है, पेट में दर्द
मतलब पेट में किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। सीटी स्कैन किया जाता है, ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं, कभी कभी कोलोनोस्कोपी की जाती है, फिर एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे पहुंचा जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं इनको यही सलाह देना चाहूंगा, यदि आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपकी आंतें कमजोर है, तो आपको आईबीएस हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टेस्ट कराने होंगे, डायग्नोसिस को कंफर्म करना होगा, उसके बाद ही आईबीएस का ट्रीटमेंट लेना होगा। ठीक है डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जैसे कि कहा जाता है कि हमें डाइट बैलेंस खानी चाहिए, आप ये भी कह रहे हैं कि हमें वो फूड खाना चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके। क्या फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करने से इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर हम सर रोटी या चावल नहीं खाते हैं, हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं और फ्रूट्स लेते हैं तो हमारा डाइट बैलेंस्ड है? क्या गेहूं को या चावल को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या हम उसके बिना भी बैलेंस डाइट खा सकते हैं सर? देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर चीज बैलेंस में अवेलेबल हो। किसी भी एक पर्टिकुलर फूड आइटम का एक्सेस अच्छा नहीं होता। अगर खाने में हम हर वक्त फ्रूट्स ही खाते रहें तो भी वो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर सिर्फ फाइबर है और मीठापन है। वो ना प्रोटीन्स देगी ना फैट्स देगी, सो वो बैलेंस्ड नहीं है। अन्न का सेवन मिनिमल अमाउंट में जरूरी है, बिकॉज वो कार्बोहाइड्रेट्स भी देता है और साथ में फाइबर भी देता है। तो इसी तरह से प्रोटीन और फैट्स की रिक्वायरमेंट भी जरूरी है बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। प्रोटीन मसल मास बनाता है और फैट अच्छा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बैलेंस करता है, एनर्जी देता है। तो इन चीज़ों को इक्वल अमाउंट में, बैलेंस्ड अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फ्रूट्स खाना अच्छी बात नहीं है, उसके साथ बिल्कुल बैलेंस नहीं रहेगा, बिकॉज अगर हम प्रोटीन और फैट्स नहीं लेंगे उसके साथ, और या सिर्फ हम अन्न पे चले जाएं, तो वो भी बैलेंस नहीं रहेगा। सो मात्रा हर चीज की इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए ताकि बेटर रहे। हाँ, फ्रूट्स कुछ चीजों में क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो वो बेटर होते हैं हमारी बॉडी की जनरल हेल्थ के लिए। सो फ्रूट को बेसिकली हमारे को डेली अपनी डाइट के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर डेली कंज्यूम करना ही चाहिए। ठीक है डॉक्टर कपिल, अमूमन हमने ऐसे देखा है और कई फैमिली से, मुझे लगता है आपने शायद पता नहीं देखा हो नहीं देखा हो, लोगों के घर में खाना ही मसालेदार बनता है, उनका डाइट ही काफ़ी ज़्यादा गरम मसाले होते हैं, खड़े मसाले होते हैं। तो और उनके घर में अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, या हमारे घर में ही ये हमारी रूटीन में होना चाहिए कि हम जो है मिनिमल मसालों का इस्तेमाल करें अपने खाने में? मसाले जैसे मैंने डॉक्टर संजय खन्ना ने बताया कि जो मसाले हैं, टी कॉफ़ी है, आपका एसिड रिफ्लक्स इंक्रीज करती है और पेट में भी प्रॉब्लम्स करती हैं। तो बेटर तो यही रहता है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जिनको कोई तकलीफ नहीं है, आपको आज तकलीफ नहीं है लेकिन लंबे टाइम तक आप इसका सेवन कर रहे हैं, तो कुछ मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है इसके अंदर। कभी कभी कुछ स्टडी आई है, उन्होंने ये कुछ ऐसा बताया कि आप एक्सेसिव मसाले ले रहे हो और आप बार बार में टी कॉफ़ी ले रहे हो, तो इनका कुछ इनमें कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि कैंसर को भी प्रोड्यूस कर सकती है, बहुत रेयर चांसेस के अंदर। तो आपको मसाले तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी ये पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम में भी एग्रेवेट करती है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आपको ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए आप मसाले लें, लेकिन एक्सेस मसालों का सेवन कम करना चाहिए। ठीक है, अखिलेश जी एक कॉलर है। फ्राइड आइटम, अच्छा, फ्राइड आइटम है बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रांस फैटी होता है, एसिड होते हैं वो, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रांस फैट जो होते हैं बार बार फ्राई करने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अखिलेश जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं हरदोई से। अखिलेश जी आप अपना सवाल रख सकते हैं। सर टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा। नहीं, टेलीविजन चल रहेगा है, हम दूर हट गए। ठीक है सर, पूछिए सवाल। ये पूछ रहे थे कि हमारी एक आंटी है, उनके गैस की बहुत समस्या ज्यादा रहती है। कई जगह बहुत लखनऊ दिखाया, बहुत ज्यादा जगह जहाँ तक किसी ने बताया वहां तक हम लोगों ने दिखाया, लेकिन अभी जो है गैस के विषय कोई उनको लाभ नहीं मिल रहा है। डॉक्टर संजय, आपने सुना होगा अखिलेश जी की एक आंटी हैं, गैस का प्रॉब्लम है, कई जगह दिखाया है लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों और क्या करना चाहिए सर? गैस अगर एक्स्ट्रा बन रही है तो जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया, ये सारे फीचर्स आईबीएस में ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि आईबीएस या इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होगा। किसी भी कारण के अगर इनकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट अच्छी नहीं है या कब्ज साथ में ज़्यादा रहती है, तो इनके अंदर बेसिकली गैस ज़्यादा रिटेन होने की टेंडेंसी होती है।
तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने एक अच्छे किसी गैस्ट्रो से मिलके थोड़ा इसका समाधान कराएं, बिकॉज इसके लिए थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ जांचों की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, जाने से पहले इनको ऐसे आइटम्स जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स, कोक वगैरह बिल्कुल कम करना है। दूध का सेवन जितना कम करें उतना बढ़िया है। बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स या आइटम्स खाने के अंदर भी नहीं खाने, बिकॉज ये सारे गैस इंक्रीज्ड बनाते हैं हमारी बॉडी में और जो प्रॉब्लम है उसको एग्रेवेट करते हैं। ओके डॉक्टर कपिल, इन तमाम फूड्स के बारे में तो बात हुई है कि कौन से मसाले खाने चाहिए, क्योंकि आप बात प्रोटीन और फैट्स की कर रहे थे जिनका सोर्स ऑफ प्रोटीन नॉनवेज होता है। मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए भी सुना है कि रेड मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या ये सच है? और अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो समय लगता है डाइजेस्ट होने में, तो उसका क्या विकल्प है? क्या चीज़ है जो हमें उसी मात्रा में उतना प्रोटीन हमारे बॉडी को दे सकती है? डॉक्टर कपिल, रेड मीट के लेने से कोलोन कैंसर का खतरा काफी बढ़ता है। और ये आप देख भी सकते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन, उनमें कोलोन कैंसर का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। वो एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं जिनकी भी 50 साल से उम्र होती है, ज़्यादा होती है, उनमें कोलोनोस्कोपी करते हैं, क्योंकि इतना प्रेवलेंस हो गया रेड मीट के सेवन से कि कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग की जा रही है और अर्ली कैंसर को डिटेक्ट किया जा रहा है ताकि उसका ट्रीटमेंट पहले हो। लिंक है कोलोन कैंसर के साथ में, जितना हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए। यदि प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो आप वेजिटेबल प्रोटीन भी सोर्स होता है, जैसे पनीर ले सकते हैं, दालें, सोयाबीन ले सकते हैं। आप यदि नॉन वेज में भी लेना चाहें तो जो थिन नॉन वेज होता है, थिन जो होता है, जैसे कि चिकन और फिश, ये ले सकते हैं रादर देन रेड मीट के लिए। कभी कभी ओके टेस्ट के लिए आपको करना है तो ठीक है, लेकिन जो रेड मीट है कोलोन कैंसर से लिंक है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ओके डॉक्टर संजय खन्ना, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि फैट्स का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे डाइट पे, हमारे कोलेस्ट्रॉल पे, हमारे एसिड रिफ्लक्स में। कौन सी ऐसी चीज़ हमारे डाइट में हम इंक्लूड करें जिससे हमें फैट्स, गुड फैट्स तो मिल ही रहे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा असर, बैड और हार्मफुल असर जो है हमारी बॉडी पर नहीं होता है? जो भी हम फैट्स लेते हैं, एक तो जैसे हम बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स वगैरह लेते हैं, इन चीज़ का अवॉइड करना चाहिए। रीफ्राइंग सेम ऑयल के अंदर बार बार अवॉइड करनी चाहिए। जैसे एक पहले कॉन्सेप्ट आया था कि देसी घी अच्छा है, फिर आया कि देसी घी कम अच्छा है। अब कहते हैं कि अगेन बैक टू देसी घी थोड़ा बेटर है। जितने फैट्स हम बैलेंस्ड अच्छे वाले लेंगे जो बॉडी के लिए अच्छे हैं, उसको कंज्यूम करें तो ज़्यादा बेटर है। बट रादर देन गुड एंड बैड फैट्स, ये जरूरी है कि फैट की कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि लिमिटेड। ओके ठीक है। मैं आखिरी, समय की कमी है डॉक्टर कपिल, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। सर, कौन सा ऑयल खाना चाहिए? क्या रिफाइंड ऑयल खाएं, मस्टर्ड ऑयल खाएं, ऑलिव ऑयल खाएं, घी खाएं, बटर खाएं? व्हाट इज द बेस्ट एडिबल ऑयल? सैचुरेटेड ऑयल होते हैं, दे आर वर्सनस, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आप पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप उसको हीट करते हैं, उसका जो हीटिंग पॉइंट है ना, वो जल्दी, उसके जो न्यूट्रिशन है वो जल्दी चले जाते हैं। तो उसको ऑलिव ऑयल को ओवर हीट नहीं करना चाहिए। आप इन्हें चेंज करें, कभी आप सोयाबीन ऑयल ले लें, कभी आप सेफ्लॉवर ले लें। आपको चेंज करते रहना है ऑयल, ताकि आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सारे मिल सके और एक चीज की एक्सेस ना हो। और कुछ ने बोला है कि मस्टर्ड ऑयल है, समटाइम्स इट हैज बीन लिंक्ड टू विद गॉल ब्लैडर कैंसर, तो उसका सेवन कम करें तो ज्यादा अच्छा है। और सैचुरेटेड जो ऑयल है उनका सेवन ना करें। यानी कि लोग ऐसा क्योंकि सोचते हैं ना कि खाना सरसों के तेल में ही बना हो तो अच्छा हो। आई एम श्योर कि उस मिथ को आपने दूर किया है कि ऐसा नहीं होता है कि सरसों के तेल में अगर खाना बन रहा है तो वो खाना हेल्दी हो। अपने ऑयल को आप लगातार चेंज करते रहिए और रीहीट, अगर एक ऑयल में कोई चीज़ आप फ्राई करते हैं, जैसे कि बाहर आपने देखा होगा दुकानों में, उसी में अगर दोबारा वो फ्राई होती है तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको फ्राइड भी खाना है तो आप अपने घर में उसको तलिए, खाइए और उस ऑयल को दोबारा यूज मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय, डॉक्टर कपिल, अपना समय निकालने के लिए।